नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भाषा की बाधाओं को तोड़ना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। उन्होंने कहा, सरकार हर भाषा को मुख्यधारा की आवाज के रूप में देखती है। विदेश मंत्रालय ने कहा, एजेंसियां USAID फंडिंग मामले की जांच कर रही हैं और भारत के अंदरूनी मामलों में विदेशी हस्तक्षेप पर चिंता जताई। विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करने और सीधी उड़ान कनेक्टिविटी सहित अपने चीनी समकक्ष के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। हमास ने इजरायल के साथ चल रहे युद्धविराम समझौते के तहत कल अंतिम 6 बंधकों को रिहा करने की पुष्टि की। चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका ने कराची में अफगानिस्तान के सामने 316 रन का लक्ष्य रखा। समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भाषा संस्कृति की वाहक होती है। नई दिल्ली में 98वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि महाराष्ट्र के कई संतों ने मराठी भाषा में भक्ति आंदोलन के माध्यम से समाज को नई दिशा दिखाई। प्रधानमंत्री मोदी ने मराठी भाषा और मराठी साहित्य के उल्लेखनीय कार्य की सराहना की। मराठी भाषा और मराठी साहित्य ने समाज के शोषित वंचित वर्ग के लिए सामाजिक मुक्ति के द्वार खोलने का भी अद्भुत काम किया है। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय भाषाओं के बीच कभी कोई भेदभाव नहीं रहा, बल्कि उन्होंने एक दूसरे को समृद्ध किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 1878 से अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन देश में 147 वर्षों से आयोजित किया जा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि इस सम्मेलन का आयोजन बेहद खास अवसर पर हो रहा है। ये मराठी सम्मेलन एक ऐसे समय हो रहा है जब छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के 350 वर्ष पूरे हुए हैं, जब पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर जी की जन्म जयंती के 300 वर्ष हुए हैं और कुछ ही समय पहले बाबा साहब अम्बेडकर के प्रयासों से बने हमारे संविधान ने भी अपने 75 वर्ष पूरे किए हैं। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडल के अध्यक्ष उषा तांबे ने कहा कि सम्मेलन में पैनल चर्चा, पुस्तक प्रदर्शनी, सांस्कृतिक प्रदर्शन और प्रतिष्ठित साहित्यकारों के साथ संवाद सत्र की विविध श्रृंखला आयोजित की जाएगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी की वित्तीय सहायता के बारे में हाल के बयान चिंताजनक हैं। ये बयान भारत के आंतरिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप के बारे में चिंता पैदा करते हैं। नई दिल्ली में मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि संबंधित विभाग और एजेंसियां इस मामले की जांच कर रही हैं। We have seen information that has been put out by the US administration regarding certain USAID activities and funding. These are obviously very deeply troubling. This has led to concerns about foreign interference in India's internal affairs. Relevant departments and agencies are looking into this matter and hopefully we can come up with an update on that. विदेश मंत्रालय ने कहा कि पनामा में भारतीय मिशन अमेरिका से पनामा और कोस्टारिका लाए गए भारतीय नागरिकों के संबंध में स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में है। श्री जायसवाल ने कहा कि संबंधित व्यक्तियों की भारतीयता की पुष्टि के लिए विवरणों का सत्यापन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एक बार सत्यापित होने के बाद भारतीय नागरिकों को वापस लाया जाएगा। श्री जायसवाल ने कहा कि पनामा भेजे गए लोग अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे थे। भारतीय निर्वासित लोगों को अमृतसर ले जाने वाली अमेरिकी उड़ानों पर प्रवक्ता ने कहा कि भारत ने अमेरिका के साथ अपनी चिंताएं साझा की हैं। उन्होंने बताया कि भारत ने इस बात पर बल दिया है कि निर्वासित लोगों के साथ मानवीय व्यवहार किया जाना चाहिए। श्री जायसवाल ने कहा कि 15 और 16 फरवरी को अमृतसर उतरने वाली उड़ानों में बच्चों और महिलाओं का अपमान नहीं किया गया। श्री जायसवाल ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार भारत में सभी अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों की सुरक्षा, संरक्षा और कल्याण को उच्च प्राथमिकता देती है। उन्होंने कहा कि नेपाली छात्रा की मृत्यु के बाद मंत्रालय ओडिशा सरकार और कलिंग औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान KIIT अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है। श्री जायसवाल ने कहा कि ओडिशा पुलिस ने आरोपियों समेत कई लोगों को गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया है।
We have maintained close contact with the Nepalese authority. Pursuant to our outreach, several steps have been taken by the Odisha government as well as the KIT Institute to address the situation. Odisha police has made several arrests, including the accused, and cases have been filed against these people. केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत की आर्थिक वृद्धि में जापान एक प्रमुख सहयोगी देश रहा है। उन्होंने कहा कि भारत में विदेशी निवेश में जापान का 5वां स्थान है। श्री गोयल ने नई दिल्ली में भारत जापान अर्थव्यवस्था और निवेश मंच में कहा कि जापान से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वर्ष 2000 और 2024 के बीच 43 अरब डॉलर से अधिक हो गया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2011 में हस्ताक्षरित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA से द्विपक्षीय व्यापार काफी मजबूत हुआ है। Foreign direct investment from Japan to India between 2000 and 2024 is over $43 billion. We entered into a comprehensive economic partnership agreement in 2011 and today we have 1,400 Japanese companies working out of India. ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X@AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज दक्षिण अफ्रीका के जोहानसबर्ग में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में विकास, विशेष रूप से सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति के प्रबंधन के बारे में चर्चा की। उन्होंने कहा कि बैठक में कैलाश मानसरोवर यात्रा, सीधी विमान सेवा फिर शुरू करने और यात्रा सुविधा पर चर्चा की गई। External Affairs Minister and Chinese Foreign Minister, His Excellency Wang Yi, met on the sidelines of G20. The two ministers reviewed developments in our bilateral relationship since their last meeting in November, specifically the management of peace and tranquility in border areas, Kailash Mansarovar Yatra resumption, trans-border river flight connectivity and travel facilitation were discussed. There was also an exchange of views on G20 and SCO. विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और चीन ने एक संस्था के रूप में G20 को संरक्षित करने के लिए कड़ी मेहनत की है। उन्होंने कहा कि ये अपने आप में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व को प्रमाणित करता है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और चीन G20, शंघाई सहयोग संगठन SCO और ब्रिक्स के सदस्य हैं। उन्होंने कहा कि आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा दोनों देशों के परस्पर लाभ के लिए होगी। हमास ने कल रिहा किए गए 6 इजरायली बंधकों को रिहा करने की पुष्टि की है। फलस्तीनी समूह ने कहा है कि उसने शीरी बिबास के बजाय किसी अन्य व्यक्ति का शव सौंपा है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने पुष्टि की है कि बंधकों के परिवारों को उनकी रिहाई के बारे में सूचित कर दिया गया है। इस बीच सभी 6 खाड़ी देशों के अरब नेता आज सऊदी अरब की राजधानी रियाद में बैठक कर रहे हैं ताकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गजा को अमेरिकी नियंत्रण में पुनर्विकसित करने के विवादास्पद प्रस्ताव के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की रणनीति बनाई जा सके। अगले महीने व्यापक अरब शिखर सम्मेलन से पहले मिस्र और जॉर्डन के नेताओं के साथ चर्चा की जा रही है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले महीने कहा था कि अमेरिका गजा पर नियंत्रण कर सकता है। इसके फलस्तीनी निवासियों को मिस्र और जॉर्डन जैसे पड़ोसी देशों में स्थानांतरित किया जा सकता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। और अब खबरें महाकुंभ से। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर होने वाले महाकुंभ के अंतिम दिन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। राज्य के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने आज महाकुंभ क्षेत्र पहुंचकर व्यवस्थाओं की समीक्षा की। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर इस भव्य आध्यात्मिक समागम के अंतिम दिन भारी भीड़ उमड़ने की उम्मीद है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अब तक 59 करोड़ 19 लाख से अधिक श्रद्धालु महाकुंभ में पवित्र डुबकी लगा चुके हैं।
महाकुंभ अब अपने समापन की ओर है, जिसमें महाशिवरात्रि के अवसर पर आखिरी महत्वपूर्ण स्नान होना है। महाकुंभ में हर दिन 1 करोड़ से अधिक श्रद्धालु पवित्र स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने नाव से संगम घाटों का निरीक्षण किया और साफ सफाई तथा अन्य तैयारियों का जायजा लिया। मीडिया से बातचीत में श्री सिंह ने बताया कि अंतिम पवित्र स्नान और सप्तांत को देखते हुए बेहतर यातायात नियंत्रण और भीड़ प्रबंधन को लेकर व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही हैं। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का मेन स्नान है और उसी की तैयारी की समीक्षा के लिए हम और डीजीपी साहब आज आए हैं और सभी संबंधित अधिकारियों से बातचीत के साथ साथ मौके पर भी पॉन्टून ब्रिजेस, चक्कर प्लेट्स, नदी में जो जल की मात्रा है और जो जल की शुद्धता है, ये सब देखने के लिए हम लोग आज आए हुए हैं। पुलिस महानिदेशक ने कहा कि महाकुंभ का माहौल खराब करने की किसी भी दुर्भावनापूर्ण कोशिश पर पुलिस लगातार नजर रख रही है। उन्होंने ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया और कहा कि इसे लेकर अब तक 50 से अधिक प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है। उस पर लगातार हमारी निगरानी है। हम लोगों ने कुछ FIR भी दर्ज किए हैं और हम लोगों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। महाकुंभ में महाशिवरात्रि पर स्नान के साथ ही इस भव्य आयोजन का समापन हो जाएगा, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु शामिल हुए हैं। आदर्श के साथ अभिषेक कपिल, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा ने आज वाराणसी के नमो घाट पर काशी तमिल संगमम के तीसरे संस्करण को संबोधित किया। श्री नड्डा ने कहा कि काशी तमिल संगमम हमारी विविधता में एकता को दर्शाता है और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत करता है। तमिलनाडु का, तमिल भाषा का, तमिल संस्कृति का काशी से बहुत ही पुराना संबंध और वो पुराना संबंध अनेक उदाहरणों के साथ देखने को मिलता है। कराची में चैंपियंस ट्रॉफी एक दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता में दक्षिण अफ्रीका ने अफगानिस्तान को 316 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में अफगानिस्तान ने ताजा समाचार मिलने तक 31वें ओवर में 6 विकेट पर 123 रन बना लिए हैं। दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए रैन रिकल्टन 103 रन की बदौलत निर्धारित 50 ओवर में 6 विकेट पर 315 रन बनाए थे। विदर्भ और केरल रणजी ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में विदर्भ ने मुंबई को 80 रन से हराकर और केरल ने गुजरात पर पहली पारी में सिर्फ 2 रन की बढ़त हासिल कर खिताबी मुकाबले में प्रवेश किया। फाइनल मैच बुधवार को नागपुर में खेला जाएगा। भुवनेश्वर में हॉकी प्रो लीग में भारतीय पुरुष टीम का मुकाबला आयरलैंड से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 2-1 की बढ़त बना ली है। इससे पहले जर्मनी ने भारतीय महिला टीम को 4-0 से हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 119वीं कड़ी होगी। इसका प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। मन की बात कार्यक्रम का लाइव स्ट्रीम आकाशवाणी समाचार, DD न्यूज, PMO तथा सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भाषा की बाधाओं को तोड़ना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। उन्होंने कहा, सरकार हर भाषा को मुख्यधारा की आवाज के रूप में देखती है। विदेश मंत्रालय ने कहा, एजेंसियां USAID फंडिंग के मामले की जांच कर रही हैं और भारत के अंदरूनी मामलों में विदेशी हस्तक्षेप पर चिंता जताई। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करने और सीधी उड़ान कनेक्टिविटी सहित अपने चीनी समकक्ष के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। हमास ने इजरायल के साथ चल रहे युद्धविराम समझौते के तहत कल अंतिम 6 बंधकों को रिहा करने की पुष्टि की और चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका ने कराची में अफगानिस्तान के सामने 316 रन का लक्ष्य रखा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।